नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी 91 के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं अमित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्त, आप सभी के सामने एक नया चैप्टर है जो बेहद इंपॉर्टेंट है। आप सभी के पेपर में कम से कम बात करें इस चैप्टर से 2 क्वेश्चंस हमेशा से आया हुआ है और जो जिसका नाम है अधिगम या इसे हम जानते हैं लर्निंग। बात करें अधिगम चैप्टर की बात करें तो जो क्वेश्चंस पेडागोजिकल क्वेश्चंस हैं या आप सभी के पेपर में सीटेट के पेपर में भर भर से क्वेश्चंस आते हैं। फैक्ट की बात करें तो अधिगम चैप्टर बेहद इंपॉर्टेंट है जो आप सभी के यूपी टेट सुपर टेट के क्वेश्चंस में देखने को मिलते हैं। तो बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा, आप सभी को समझना है और सीखना है। हम सभी सबसे पहले बात करेंगे लर्निंग चैप्टर की। लर्निंग चैप्टर जो हर बात करें एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि हम हमेशा सीखते कुछ ना कुछ नया सीखते ही रहते हैं, अधिगम करते ही रहते हैं, लर्निंग करते ही रहते हैं। तो इसका मतलब है अधिगम चैप्टर बेहद इंपॉर्टेंट होगा और हम पढ़ेंगे और इसे सीखेंगे। किस तरह से क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हैं और किस तरह से आने की संभावनाएं हैं, सब पर हम सभी बात करने वाले हैं। आप सभी के सामने पहला क्वेश्चन होगा, एक बार आप लोग सेशन को शेयर कर देंगे और क्लास को अच्छे से अटेंड करेंगे। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन की हम बात करेंगे। क्वेश्चन को आप सभी पढ़ लें और फिर बताने का प्रयास करें क्या राइट आंसर हो सकता है। कारण निम्नलिखित में से अधिगम की कौन सी दशा पर विद्यालयों में सबसे अधिक बल दिया जाता है? निम्नलिखित में से अधिगम की कौन सी दशाओं पर विद्यालयों में सबसे अधिक बल दिया जाता है? किस पर ज्यादा बल दिया जाता है? चलिए ठीक है। फिर अगर परिवेश से सहभागिता द्वारा कौशलों और ज्ञान का अर्जन, करा विषय वस्तु को रटना, करा दूसरों का निष्क्रिय अनुकरण, करा उद्दीपन अनुक्रिया संबंधों द्वारा व्यवहार का अनुबंधन। ध्यान दें, लर्निंग का जो मतलब होता है, लर्निंग सीखने की जो प्रक्रिया है वह सतत प्रक्रिया होती है और जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। अब हम बात करें करा अधिगम कौन सी दशा पर विद्यालयों में सबसे अधिक बल दिया जाता है? जब आप विद्यालय जाते हैं, आप स्कूल में अपने जाते हैं तो कौन सी प्रक्रिया पर सबसे ज्यादा जोर दिया जाता है? क्या आप कहा जाता है कि जो विषय वस्तु है उसको आप रट लें? नहीं, ऐसा नहीं कहा जाता है। कहा जाता है दूसरों का निष्क्रिय अनुकरण करें, ऐसा भी नहीं कहा जाता कि आप किसी का निष्क्रियता के साथ अनुकरण करें। सक्रियता के साथ कहा जाता है लेकिन निष्क्रियता के साथ तो एकदम नहीं होगा। करा उद्दीपन और अनुक्रिया संबंधों द्वारा व्यवहार का अनुबंधन, करा यस और बॉन्ड के जरिए क्या करें? आप व्यवहार का अनुबंधन करें, ऐसा भी नहीं। सबसे बेटर ऑप्शन जो कहता है परिवेश से सहभागिता द्वारा कौशलों और ज्ञान का अर्जन की बात करता है, कौशलों और ज्ञान की अर्जन की बात करता है। कहता है परिवेश में सहभागिता के साथ ऐसा करने के लिए लर्निंग कहता है, ऐसा करने के लिए लर्निंग कहता है। तो इस बात को आप लोग समझ भी रहे होंगे। आपका जो राइट आंसर होगा वह होगा ए ऑप्शन राइट होगा। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन, करा कि अधिगम अधिक सार्थक और प्रभावशाली होता है अगर वह मुख्यतः किस पर हो? करा है किस पर हो? जब अधिक जो इफेक्टिव होगा। तो बात करें शिक्षक केंद्रित होगा तब, या सहपाठी द्वारा निर्देशित होगा तब, करा पाठ पुस्तक केंद्रित होगा तो, या फिर स्वनिर्देशित होगा? किस पर होगा जब ज्यादा इफेक्टिव होगा? जब ज्यादा इफेक्टिव होगा किस पर होगा ज्यादा? तो पूछ रहा है कब ज्यादा होगा, कब ज्यादा मीनिंगफुल और इफेक्टिव होगा, बताएं कब ज्यादा होगा मीनिंगफुल इफेक्टिव? तो सार्थक का मतलब आप जानते हैं जो मीनिंगफुल की बात करता है, मीनिंगफुल, और फिर बात करें इफेक्टिव। तो दोनों से आपसे पूछ रहा है कब मीनिंगफुल और इफेक्टिव होने वाला है। तो ध्यान दें, करा शिक्षक केंद्रित। अगर बाल केंद्रित होता तो बात हम कुछ हद तक जानते, लेकिन जब शिक्षक केंद्रित हुआ इसका मतलब शिक्षक की राय, जब शिक्षक ज्यादा अपने राय को देगा तो इफेक्टिव होगा? नहीं, क्योंकि बच्चा किस लेवल पर है, बच्चा क्या सीखता है, किसने जानता है, उस बच्चे से मतलब है। बच्चा बताएगा तो फिर हमको जानकारियां होंगी। करा कि सहपाठी द्वारा निर्देशित, तो सहपाठी द्वारा निर्देशित नहीं होगा, उससे बेटर भी ऑप्शंस हुए। करा पाठ पुस्तक केंद्रित, पाठ पुस्तक सिर्फ जो किताबों में लिखी गई वही कीड़ा बन जाए, किताबी कीड़ा हो जाए? नहीं। करा स्वनिर्देशित, जब अपने मन की अपनी कहा अनुसार चीजें सीखेंगे। अपना लर्निंग का सीधा सा मतलब है, अधिगम का सीधा सा मतलब है कि आप किसी भी प्रकार से कुछ लर्निंग सीख रहे हैं, कुछ जानकारियां ले रहे हैं, उससे जुड़ा हुआ है। सिर्फ पढ़ाई से ही लर्निंग नहीं होती है,
बात करें जो व्यक्ति पढ़ाई नहीं कर रहा है, वह नहीं सीख रहा है, वह भी सीख रहा है, ऐसे ही आपसे पूछ रहा। तो जो स्वनिर्देशित होगा, जो आप अपने हिसाब से चीजें करेंगे, वह ज्यादा इफेक्टिव और ज्यादा प्रभावशाली होगा। ध्यान देंगे। थर्ड नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी विचारधारा बच्चों के अध्ययन में अवरोधक है? कौन ऐसा विचारधारा होगा जो बच्चे के अध्ययन में क्या हो, अवरोधक का काम करे, मतलब रुकावट का, मतलब बाधा का काम करे। ध्यान दें। त्रुटियों अध्ययन की प्रक्रिया का एक हिस्सा है। त्रुटियां जो है अध्ययन की एक प्रक्रिया का हिस्सा है। तो आप आज से नहीं, बहुत पहले से जानते हैं। अगर त्रुटियां कर रहे हैं, अगर त्रुटि कर रहे हैं, आप जानते हैं थॉर्नडाइक ने कहा जो बच्चा सीखता है वह त्रुटि और प्रयास के माध्यम से सीखता है। त्रुटि करता रहता है, प्रयास करता रहता है, त्रुटियां होती रहती है, धीरे धीरे बच्चा सीखता रहता है। और ऐसा सही होता है, एक हिस्सा होता है, यह बात तो बनती है, कहा ही जाता है। लेकिन आपसे निगेटिव पूछ रहा है। अगर अध्ययनकर्ताओं के लिए त्रुटियां करना एक लज्जाजनक कार्य है। करा जो अध्ययन करता है, जो लर्नर हैं, वह अगर हम गलतियां कर दिए तो बहुत लज्जे की बात हो गई, बहुत गलत हो गया, बहुत अन्याय हो गया। ऐसा क्या, एकदम गलत है। और यही आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, क्योंकि गलत ही सही होगा। बात करें त्रुटियां अध्ययनकर्ताओं की संकल्पनात्मक समझ में अंतरालों की जानकारी देती है। यह बात तो सही है, उसके अंतरालों में समझ की जानकारी तो देती है। करा कि अध्ययनकर्ताओं को डांट के भय के बिना त्रुटियां करने के लिए मौके देना चाहिए। जो लर्नर है उसको न बिना डांट और न भय की, जो कहीं बेटा देखो तुमको डरना नहीं है, जो तुमको आए, जितना भी आए, अपने अच्छे परफॉर्मेंस की कोशिश करो, देने की कोशिश करो। तो ऐसा अगर बच्चा करेगा तो फिर क्या होगा, बिना डरे हुए चीज़ें करेगा तो बच्चा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता है। तो इसका मतलब है आपका डी भी राइट है। और इसका मतलब आपसे निगेटिव पूछ रहा था, जो गलत ऑप्शन था वही आपको ढूंढना था, तो गलत ऑप्शन बी ही था, और बी का मतलब है राइट आंसर हो जाएगा आपका। जी अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। बात करेंगे हम सभी फोर्थ नंबर क्वेश्चन की। अर्थपूर्ण अध्ययन के लिए नई सामग्री को बच्चे के मौजूदा ज्ञान से जोड़ना जरूरी है। या तो आप जानते हैं कि जो बच्चे का अर्थपूर्ण, जो बात कर रहा है कि मीनिंगफुल की बात कर रहा है, अर्थपूर्ण अध्ययन के लिए नई सामग्री को, जो नई सीख रहा है, नया चीज सीख रहा है बच्चा, जो नई सामग्री है को बच्चों के मौजूदा ज्ञान से जोड़ देना चाहिए। मतलब जो बच्चा ज्ञान ले रहा उससे पूर्व ज्ञान से जोड़ देना चाहिए। ठीक है, पूर्व ज्ञान से जोड़ना चाहिए। कर अध्ययन एक रेखी तरीके से होता है। कर अध्ययन एक रेखी तरीके से होगा। कर ए और आर दोनों सही हैं, आर व्याख्या करता एक ही, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर व्याख्या नहीं करता एक ही, ए सही है लेकिन आर गलत है, ए और आर दोनों गलत हैं। क्वेश्चंस पढ़ लेंगे और बताने की कोशिश करेंगे, क्वेश्चन पढ़ लेंगे और बताने की कोशिश करेंगे। आप सभी क्वेश्चन पढ़ेंगे और फिर बताने की कोशिश करेंगे क्या राइट आंसर हो सकता है। ध्यान दें, बहुत महत्वपूर्ण आप सभी से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आप जानते हैं, इसमें बात करें करा कि अध्ययन एक रेखी होता है। अध्ययन क्या रेखी होता, क्या एक रेखा में चलता है? नहीं, अध्ययन एक सरल, अध्ययन एक बात करें निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, मतलब जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। क्या है? जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। जीवन पर्यंत, या फिर बात करें निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। और बात कर रहा है कि खाली एक रेखा में चलती है, एक कोई रेखा उसी के दौरान, उसी पर एक हमेशा से एक रेखा ही चलता है। अधिगम घटता बढ़ता रहता है, ऊपर नीचे होता रहता है, कभी आप कम सीखते हैं कभी ज़्यादा सीखते हैं। तो इसका मतलब तर्क गलत है और कथन आपका राइट है। और राइट आंसर कौन सा होगा? तर्क सही, मतलब ए सही और आर गलत। इसका मतलब आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जी अगले क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अधिगम सबसे अधिक इफेक्टिव, प्रभावशाली और मीनिंगफुल कब होगा? मतलब इफेक्टिव और मीनिंगफुल कब होगा? या संदर्भित रूप से हो, या संदर्भित रूप में हो, अधिगमकर्ता प्रदर्शन अभिमुखी हो, करा कि अधिगमकर्ता बाह्य कारकों से प्रेरित हो, कर जानकारी असंबंधित खंडों में प्रस्तुत की जाए। कब ज़्यादा होगा? कब ज़्यादा होगा? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आप लोग कन्फ्यूज हो सकते हैं। इस क्वेश्चन में क्या हो सकते हैं? कन्फ्यूज हो सकते हैं आप लोग। इस क्वेश्चन में कन्फ्यूज हो सकते हैं। ध्यान देंगे, कहा कि कब ज़्यादा अधिक प्रभावशाली अर्थपूर्ण होगा। कहा कि अधिगमकर्ता प्रदर्शित, करा अधिगमकर्ता प्रदर्शन अभिमुखी होगा। सिर्फ प्रदर्शन, जो अधिगम करता है वह प्रदर्शन के लिए एकदम इच्छुक हो, तब होगा क्या? तब बच्चा प्रभावशाली होगा? नहीं,
प्रदर्शन के लिए, दिखावे के लिए नहीं। करा अधिगम करता बाह्य कारकों से प्रेरित हो, मतलब बाह्य कारक, जैसे करा कि इसमें ध्यान दें, करा कब इफेक्टिव होगा, कब अर्थपूर्ण होगा। करा बाह्य कारक मतलब है कि कोई बाह्य कारक का मतलब अगर आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर देंगे तो मुझे पुरस्कार मिल जाएगा, बाह्य कारक तो यही होगा। तो ऐसा प्रेरित नहीं करता, अधिगम करता बाह्य कारकों से प्रेरित हो, ऐसा भी नहीं कहता है। अधिगम कर जानकारी असंबंधित खंडों में प्रस्तुत हो, मतलब जो जानकारी असंबंधित हो खंडों में, मतलब कोई आपका उससे संबंध न हो और प्रस्तुत ऐसा हो, तो ऐसा कोई मतलब हुआ नहीं हुआ, मतलब वह है या संदर्भित रूप में हो, मतलब जैसा आप चाहते हो जितना अच्छे से आप सीख पाएँ, जब आपके संदर्भ के हिसाब से होगा, आपके लेवल के हिसाब से होगा, आप उसमें बेहतर कर पाएंगे, बेटर कर पाएंगे। तो आपका राइट आंसर होगा वह होगा ए ऑप्शंस। चलेंगे हम सभी 6 नंबर के लिए। कर अधिगम का सामाजिक संरचनात्मक उपागम निम्न में से किसकी महत्ता पर बल देता है। कर इनाम और दंड पर, क्या कर मानकीकृत आकलन पर, या कर सांस्कृतिक संदर्भ पर, या कर प्रतिपादक अध्यापन पर। ध्यान दें, आप जानते हैं कि जो सामाजिक संरचनात्मक की बात करते हैं, सामाजिक संरचनात्मक की बात करते हैं, आप जानते हैं इनका नाम है लेवाइगोस्की। और लेवाइगोस्की क्या मानते हैं, मतलब वह मानते हैं जो बच्चा सीखता है वह समाज से अंतःक्रिया करता है। किससे करता है, समाज से अंतःक्रिया करता है और अंतःक्रिया करके अपने ज्ञान का सृजन करता है। उससे जुड़ा हुआ ये बात आपसे पूछ रहा है। तो ध्यान दें, कर इनाम और दंड, मतलब इनाम मिलेगा और दंड मिलेगा तब ज़्यादा होगा, नहीं, गलत होगा। कर मानकीकृत आकलन, वैसे ही आकलन जो करा स्टैंडर्ड जो आपसे करा असेसमेंट होगा तो नहीं। करा सांस्कृतिक संदर्भ तो फिर बात बन जाएगी। करा प्रतिपादक अध्यापन तो ऐसा भी नहीं है। आपका राइट आंसर होगा वह होगा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कौन सा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा जी। हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस पर। 7 नंबर क्वेश्चन ये पढ़ें, व्याख्या को सुनते चलें और सेशन को शेयर करते चलें। व्याख्या को सुनते चलें, सेशन को शेयर करते चलें और क्लास को अच्छे से एंजॉय करें। तरह के निम्न में से अधिगम की कौन सी तकनीक पर एक अध्यापिका को बल देना चाहिए। कौन सी तकनीक पर एक अध्यापिका को बल देना चाहिए। मैं कोई अध्यापिका है वो करा कि उस अध्यापिका पर को किस पॉइंट पर बल देना चाहिए। ऑप्शंस आप सभी के सामने है। करा उद्दीपक प्रतिक्रिया द्वारा अधिगम, मतलब करा यस और बॉन्ड के द्वारा स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के पर अधिगम हो, ऐसा करा का संरचनाबद्ध अन्वेषण की प्रक्रिया द्वारा अधिगम, करा रट्टा मारकर सीखना, या कर दूसरे से ज़्यादा अंक प्राप्त करने के लिए सीखना। भाई दूसरे से अंक ज़्यादा प्राप्त कर लेंगे, कुछ कर लेंगे क्या, नहीं। जब आपके पास नॉलेज ही ना हो, आप किसी तरीके से दूसरे से अंक ज़्यादा प्राप्त कर लें तो उससे कुछ कर नहीं पाएंगे। लास्ट में क्या होगा कि आपकी मार्कशीट जो होगी वह रखी पड़ जाए रह जाएगी। मतलब इसका मतलब है उसका कुछ यूज नहीं होगा, भविष्य में कुछ कर नहीं पाएंगे। अगर या आपका उद्देश्य हमेशा से रहा कि हम ज़्यादा नंबर पा लें, ज़्यादा अंक पा लें, तो आप तो अंक पा जाएंगे किसी भी तरीके, बहुत तरीके हैं जो अंक पाने के, लेकिन वह आपके जीवन में लाभदायक नहीं होगा। मतलब आपको हानि ही हमेशा पहुंचाएगी। आपको लगेगा मैं बहुत महान हूँ, बहुत अच्छे पढ़ने में हूँ, लेकिन वह आपके लिए यूजफुल नहीं होने वाला है। ध्यान दें, करा दूसरों के ज़्यादा अंक प्राप्त करने के लिए सीखना, ये तो एकदम गलत। करा रट्टा मारकर सीखना तो ये भी गलत है। करा कि संरचनाबद्ध अन्वेषण की प्रक्रिया द्वारा सीखना जब होगा तो ज़्यादा क्या होगी, ऐसे अध्यापकों को ऐसा बल देना चाहिए इस पॉइंट पर। किस पर, जब संरचनाबद्ध अन्वेषण मतलब खोजबीन की प्रक्रिया द्वारा अधिगम अगर होगा तो ऐसे जो पॉइंट पर अगर अध्यापक को अगर बल देगी तो बच्चा प्रोग्रेस बहुत अच्छा करेगा, मतलब प्रगति बहुत अच्छा करेगा। और इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए अगर शिक्षिका बल दी, पॉइंट को समझे। देखिए ध्यान दें, कर अधिगम को प्रभावित करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा कारक पर्यावरणीय कारक है। मतलब आपसे इन्वायरमेंटल जो कारक है कि इनमें से कौन सा कारक ऐसा होगा, कर रवैया, कर प्रेरणा, कर व्यक्तिगत लक्षण या विद्यालय। तो आपको कौन सा, जब आप अधिगम कर रहे होते हैं तो आप जानते एक निजी कारक होता है, एक बाह्य कारक होता है। अधिगम के दो जो आपके ऊपर प्रभाव पड़ता है, अधिगम का आपके ऊपर दो प्रभाव पड़ता है, दो तरीके से प्रभाव पड़ता है। किससे, एक आपको आपके ऊपर बाह्य कारक पड़ता है, बाह्य कारक का इफेक्ट पड़ता है, एक आपका निजी कारक पे पड़ता है, एक बाह्य और निजी। तो आपसे पूछ रहा है बाह्य की बात कर रहा है, मतलब पर्यावरणीय जो होगा वही बोला जाता है बाह्य, वही बोला जाता है बाह्य।
अब हम बात करें पर्यावरणीय को बोला जाता है बाय, निजी को बोला जाता है अनुवांशिकता। मतलब खुद की बात, खुद अपने ऊपर आपकी जो चीज़ें हों उस पर ये आनुवांशिक तरीके से बात कर लेता है। ध्यान देंगे करेक्ट कौन सा होगा इसमें से, तो आप जानते हैं रवैया तो आप खुद से करते हैं, क्या रवैया आप खुद करते हैं, आपका पर्सनल मामला है, रवैया क्या आपका पर्सनल मामला है। आपका बात करें प्रेरणा जब मोटिवेट होते हैं तो खुद आपका पर्सनल मामला है। कर व्यक्तिगत लक्षण जो व्यक्तित्व लक्षण है, आपके जो पर्सनालिटी के लक्षण है वो आपके निजी कारक हैं। लेकिन जो विद्यालय हैं, अगर विद्यालय का माहौल सही नहीं रहेगा तो क्या होगा, अधिगम प्रभावित होगा, अधिगम अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगा। और यही आपसे पूछ रहा है कौन सा इसमें पर्यावरणीय कारक है, इसका मतलब आपका डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्या होगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जी अगले क्वेश्चन पर हम चलेंगे, 9 नंबर क्वेश्चन से पढ़ें और बताने का प्रयास करें क्या राइट होगा। करा अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। करा छात्र सबसे अच्छा प्रदर्शन सबसे अच्छा तब सीखते हैं जब वे सांस्कृतिक रूप से अप्रासंगिक गतिविधियों में भाग लेते हैं। करा कि सार्थक गतिविधियों में भाग लेने पर छात्र सबसे अच्छा सीखता है। करा छात्र सबसे कम तब सीखते हैं जब वे सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक गतिविधियों में भाग लेते हैं। या फिर कहा विद्यार्थी सबसे कम सीखते हैं जब वे सार्थक गतिविधियों में भाग लेते हैं। ध्यान दें कौन सा इसमें से राइट आंसर होगा और आप बताएंगे इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा होने वाला है, राइट आंसर कौन सा होगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बताने का प्रयास करेंगे इसमें से क्या राइट हो जाएगा, इसमें से बताएंगे क्या राइट ऑप्शन हो जाएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बताएं इसमें से क्या राइट होगा। ध्यान दें छात्र सबसे अच्छा तब सीखते हैं जब वे सांस्कृतिक रूप से अप्रासंगिक गतिविधियों में भाग लेते हैं। जब प्रासंगिक होता तो बात बन जाती है, लेकिन अप्रासंगिक से या हो गया पॉइंट गलत, या क्या हो गया गलत। अब आपसे कह रहा है, ध्यान दें आपसे कह रहा है कि सार्थक गतिविधियों में भाग लेने पर छात्र सबसे अच्छा सीखते हैं। जो सार्थक गतिविधि हैं, जो सार्थक गतिविधि हैं, मीनिंगफुल जो एक्टिविटीज हैं, उसमें जब बच्चा भाग लेगा तो सबसे अच्छा सीखता है। और बात सही भी है, कर छात्र सबसे कम तब सीखते हैं जब वे सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक गतिविधियाँ कर जब यह करा कि प्रासंगिक गतिविधियों में भाग लेंगे और क्या लेंगे सांस्कृतिक रूप से, तो भाई बात कर कम सीखता है, अधिक सीखता है, कम नहीं सीखता है। यहाँ से गलत हो गया। यहाँ अगर अधिक होता, यहाँ पर क्या होता, अधिक शब्द होता, अधिक तब सीखता है तब जब अगर आगे सेंटेंस यही होता, अधिक होता तो बात बन जाती। कर विद्यार्थी सबसे कम तब सीखते हैं जब वे सार्थक गतिविधि में भाग लेते हैं। बच्चा भैया यहाँ ध्यान दें, अगर यह अधिक होता तो भी बात बन जाती, यहाँ अधिक होता तब अधिक सीखता जब बच्चा सार्थक गतिविधियों में भाग लेता है। अधिक होता तो भी बात सही हो जाती, लेकिन कम होने से यहाँ गलत हो गया, कम होने से यहाँ हो गया, और यहाँ तो आप देख ही रहे हैं अप्रासंगिक से गलत हो गया। राइट आंसर होगा जो आपका बी ऑप्शन। हर क्वेश्चन को समझें, हर क्वेश्चन की व्याख्या को सीखें। जितना अच्छे से व्याख्या सीखेंगे वही आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। मैं बार बार यही शब्द बोल रहा हूँ, क्योंकि जिससे आप लोग अच्छे से सीखते हुए आगे बढ़ें। चलिए कर अर्थपूर्ण अधिगम मतलब मीनिंगफुल लर्निंग की बात कर रहा है। को सुसाध्य करने के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। क्या शिक्षिका को इसमें से क्या ऐसा करे जो बहुत अच्छे से बच्चा सीख पाए, मीनिंगफुल लर्निंग कर पाए। अब हम बात करें छात्रों के बीच सहयोग को हतोत्साहित करना चाहिए। भाई हतोत्साहित नहीं, प्रोत्साहित करना चाहिए, तो ऐसे ही गलत हो गया। फिर कहा कि छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना चाहिए, बच्चे के बीच कंपटीशन बढ़ाएगा, तो फिर बात तो गलत हो गया। कह विषय वस्तु को रटने पर बल देना चाहिए, तो फिर तुरंत गलत हो गया। कह संप्रत्यों जो आपका कॉन्सेप्ट है, जो आपका कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं, जो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है, उसको महत्व देना चाहिए संप्रत्यों की समझ पर। तो जो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है उस पर अगर बल दिया जाएगा तो बच्चा महत्व देना चाहिए। यही आपका राइट आंसर, जो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है उसको महत्व देना चाहिए। लेकिन बात करें अब ऑप्शंस को कैसे हम हटाएंगे। यहाँ अगर होता हतोत्साहित की जहाँ प्रोत्साहित, क्या होता हतोत्साहित की जहाँ प्रोत्साहित होता तो हमारी बात बन जाती, लेकिन हमें दिया है गलत, तो कैसे बात बनेगी। यहाँ अगर प्रतिस्पर्धा की बात करा, कंपटीशन की बात करा, तो ऐसे ही गलत हो गया। रटने से बात आप जानते हैं, रटना आपके लिए कितना खतरनाक शब्द है, इसका मतलब है गलत होगा और आपका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। मैं बार बार समझा रहा हूँ, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग जितना अच्छी होगी उतना उस पर महत्व देंगे तो बच्चा अच्छी तरीके से मीनिंगफुल तरीके से लर्निंग कर पाएगा। ध्यान दें 11 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन का विद्यार्थियों की सीखने की विविध जरूरतों को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक बाधा है। मतलब आपका बाधा का मतलब होगा
आपसे पूछ रहा है नेगेटिव, बाधा का मतलब यही समझिए नेगेटिव ऑप्शन। करा गतिविधियों में कई तरह से संलग्न होना, करा कई तरह से राय की अभिव्यक्ति, करा कई तरीके से विद्यार्थियों का नामीकरण और क्रमीकरण, करा कई तरीके से सूचना का प्रतिनिधित्व है। ध्यान दें, क्वेश्चंस पढ़ लें और फिर बताएं। सीखने की विविध तरीकों को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक बाधा है। इसका मतलब है आपसे कोई ऐसा पॉइंट इसमें होगा जो आपको बता रहा होगा कि इसमें से कौन सा निगेटिव है। आपको ऐसा कोई बता रहा होगा, ऑप्शंस कह रहा होगा जो इसमें से निगेटिव है। तो बताइए इसमें से क्या हो सकता है, इसमें से आप बताएं क्या हो सकता है राइट आंसर। बताएंगे इसमें से कौन सा होगा इसमें से राइट आंसर। जी, आप जानते हैं कि गतिविधियों की कई तरीके से संलग्न होना, गतिविधियों को में कई तरीके से संलग्न होना, बात तो बनती है, सही है। गतिविधियों में कई तरीके से संलग्न होना चाहिए अधिगम के लिए। करा कई तरह से राय की अभिव्यक्ति, कई तरीके से आप कोई भी आप अपने अभिव्यक्ति को, अपनी बातों को कई तरीके से बोलिए। कोई ऐसा नहीं है कि आप एक ही माध्यम अपनाइए, हर बच्चा एक ही रास्ता अपनाए। आप अपनी बातों को बोलना सीखिए। आपका तरीका एक बच्चे का दूसरा हो सकता है, अगला बच्चे का दूसरा हो सकता है। यह भी बात सही है और यह भी बात सही है। अब कह रहा है कि कई तरीकों से विद्यार्थियों का नामीकरण और क्रमीकरण। भाई नामीकरण करेंगे, कई बच्चों का नामीकरण कहेंगे, बेटा जो अच्छा है उसका नामकरण अलग करेंगे और क्रम से उसको व्यवस्थित कर देंगे कि भाई तुम ज़्यादा परफॉर्मेंस में अच्छा हो, ज़्यादा अच्छे से बता पाते हो, तुम्हारा क्रम जो है पहला होगा, तुम्हारा क्रम दूसरा होगा, तुम्हारा तीसरा होगा। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ करेंगे तो बच्चा फिर जो पीछे है वह हमेशा से पीछे ही रह जाएगा। तो उसी बच्चे को समावेशी कहता है, सभी बच्चों को साथ लेके चलें। ऐसा नहीं है जो पीछे है उसको पीछे ही छोड़ दें। कई तरीके से सूचना का प्रतिनिधित्व की बात तो करता है, लेकिन बात करें इसमें से होगा सी ऑप्शन, क्योंकि नामीकरण क्रमीकरण से ही हो गया गलत। और बाधा का मतलब है आपसे निगेटिव पूछ रहा था, तो आपका 11 का जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ध्यान दें अगले क्वेश्चन पर 12 नंबर के लिए, सार्थक सीखने। सार्थक सीखने के लिए निम्न में से क्या महत्वपूर्ण है। सार्थक सीखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होगा। कक्षा में प्रतिस्पर्धी संस्कृति का विकास करना, कि बच्चों के विचारों और अनुभवों को जगह देना, जानकारी को पृथक खंडों में प्रयुक्त करना, ऐसे उदाहरण देना जो विद्यार्थियों को सामाजिक संदर्भ से संबंधित नहीं हो। तो बताइए इसमें से क्या हो सकता है। 12 नंबर के लिए दोस्त बताएंगे इसमें से क्या राइट आंसर हो सकता है। ये बताएंगे इसमें से क्या हो सकता है राइट आंसर। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। तो आप जानते हैं प्रतिस्पर्धी संस्कृति की जैसी बात की, कि कॉम्पिटिटिव जो हो वैसा कल्चर की बात कर रहा है, वैसा कल्चर बनाएं। तो ऐसा नहीं भाई, जो कंपटीशन की बात वैसे नहीं होती है, और कल्चर जो कंपटीशन वाला हो तो ऐसा भी विकसित नहीं करना है। पर बच्चों के विचारों को, अनुभवों को जगह दें, और यही होगा राइट आंसर। जब सार्थक सीखने के लिए आप क्या करेंगे, बच्चों के विचारों को, अनुभव, क्योंकि आप जानते हैं कि जो शिक्षा पद्धति चल रही है वह शिक्षा पद्धति कैसी है, बाल केंद्रित है। वह शिक्षा व्यवस्था कैसी है, बाल केंद्रित है। और बाल केंद्रित कहता है, चाइल्ड सेंटर्ड की बात कर रहा है। और चाइल्ड सेंटर्ड की जब बात करता है तो इसमें कहा जाता है बच्चों के विचारों और अनुभवों को जब जगह मिलेगा तो बच्चा अच्छी तरीके से सीख पाएगा, अच्छे तरीके से बता पाएगा, और आगे और भी ऐसा करता चलेगा। लेकिन बात करें जानकारियों को पृथक खंडों में प्रयुक्त करना, ऐसा नहीं, कुछ नहीं। ऐसे उदाहरण देना जो विद्यार्थी के सामाजिक संदर्भ से संबंधित ना हो। अब भाई बताइए, आप हम हैं यूपी के, अब हम चीज़ें कल्चर की, हमारी कल्चर की, जो हमारी सामाजिकता की बात हो रही है, केरला की हो रही है, तमिलनाडु की बात हो रही है, तो हम सीख पाएंगे क्या। हमको पता ही नहीं है जो हमारा सामाजिक है, जो हमारा समाज है। हमारा समाज तो यूपी है, हमारा समाज तो यूपी है, लेकिन हम तो बात कर रहे हैं तेलंगाना की, केरला की। हम गए ही नहीं कभी। और ऐसा एग्जाम्पल्स बच्चों को देंगे, ऐसा बच्चों को समझाएंगे तो बच्चों को समझ में आएगा। बड़े लोग तो समझ में आने वाला ही नहीं है, तो बच्चों को क्या समझ में आएगा। इसका मतलब क्या होगा, ऐसे उदाहरण देना कि जो विद्यार्थियों के सामाजिक संदर्भ से संबंधित ना हो, ऐसा एग्जाम्पल्स देंगे। बात करें बच्चा घूम रहा है गाँव में, आप दे रहे हो महासागर का एग्जाम्पल्स, तो बच्चा क्या जाने महासागर कैसा होता है, कैसा चित्र होता है, क्या उसमें चीज़ें होती हैं, कैसा ज्वार भाटा आगे ऊपर होता है,
की प्रक्रिया कैसे होती है, कुछ उसे पता है क्या? नहीं, कुछ नहीं पता है। बात करें, इसलिए आपका जो राइट आंसर होगा वह होगा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जी मैं अगले क्वेश्चन पे चलूंगा। कहा कि सीखने के सामाजिक संदर्भ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें से आपसे पूछ रहा कौन सा इसमें से नहीं होगा, सामाजिक संदर्भ की बात कर रहा है, ध्यान देंगे। कह रहा संप्रेषण का वह अंतःक्रिया सीखने के लिए महत्वपूर्ण है, मतलब आपको निगेटिव ढूंढना है। कह रहा सीखने का सही कार्य व्यक्ति द्वारा उनके दिमाग में किया जाता है। कह रहा विद्यार्थी स्कूल में अपनी संस्कृति से बहुत सी समझ लेकर आते हैं। मतलब जब विद्यार्थी एक दूसरे की सहायता करते हैं, हुए सहयोगात्मक रूप से काम करते हैं, तो उनका अधिगम सुदृढ़ और प्रबलित और परिष्कृत होता है। बताएं इसमें से क्या राइट आंसर हो सकता है। क्वेश्चंस पढ़ेंगे, इसमें से कौन सा पॉइंट जो है आपसे करा गलत है, इसमें से आपसे पूछ रहा है कौन सा इसमें से गलत होगा। ध्यान देंगे कौन सा इसमें से गलत होगा, ध्यान दें। कह संप्रेषण व अंतःक्रिया सीखने के लिए महत्वपूर्ण है। संप्रेषण व अंतःक्रिया सीखने के लिए महत्वपूर्ण तो है। देख लीजिए, जब आप चीज़ एक दूसरे से बातें करते हैं, एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके बातें करते हैं, संप्रेषण करते हैं, बात करें आप कम्युनिकेशन करते हैं एक दूसरे के माध्यम से, सीखते हैं, अंतःक्रिया इंटरेक्ट होते हैं, तो आप सीखते हैं। क्यों? क्योंकि वाइगोस्की कहते हैं हम समाज से अंतःक्रिया करके सीखते हैं, संप्रेषण करते हैं और सीख जाते हैं। बात तो सही है। करा कि विद्यार्थी सीखने का सही कार्य व्यक्ति द्वारा उनके दिमाग में किया जाता है। भाई दिमाग में किया जाता है, तो ऐसा कुछ नहीं। सीखने का सही कार्य व्यक्ति द्वारा उनके दिमाग में किया जाता है, सिर्फ दिमाग से में किया जाता है, गलत है। विद्यार्थी स्कूल में अपनी संस्कृति से बहुत सी समझ लेकर आते हैं। विद्यार्थी स्कूल में अपनी संस्कृति से बहुत सी समझ लेकर, और जानते भी हैं बच्चे अपनी जो संस्कृति है, बच्चे का कल्चर है, अपने स्कूल में बहुत चीज़ें लेके आते हैं। उससे बच्चा अगर जोड़ के आप सिखाएंगे, उसके कल्चर से जोड़ कर सिखाएंगे, तो बच्चा अच्छे तरीके से सीख पाता है। क्योंकि आप जान रहे हैं, जो आप सभी के मैं चैप्टर लिया हुआ हो, चैप्टर का नाम अधिगम है, लर्निंग चैप्टर है, और आप सीखने सिखाने की ही बातें मैं लगातार कर रहा हूं। और सीखने सिखाने की प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए, इस बात को आप लोग ध्यान देंगे। अगर नहीं ध्यान देंगे तो फिर बात बिगड़ जाएगी। क्यों? क्योंकि आप एक टीचर हैं, और टीचर की प्रक्रिया यह है, आप टीचर होने के नाते आपको इन सारी चीज़ों को सीखना चाहिए, अपने जो व्यक्तित्व में लाना है। आपकी जो पर्सनालिटी है उसमें आप सभी को इस तरीके से बिहेवियर को अपने आप में लाएं, तो फिर आप एक अच्छे टीचर बन पाएंगे। तो इस प्रकार से मैं बातें कर रहा हूँ। करा कि अपनी संस्कृति से बहुत सी समझ लेकर आते हैं, और जब जानते हैं, जब उनकी संस्कृति से जोड़कर सिखाया जाता है तो बच्चे सीखते हैं। क्योंकि वही जीवन से, वही शुरुआत से बच्चा समझ के आया है, क्योंकि उसी माहौल में रहा है, उसी इन्वायरमेंट में ढला बच्चा है, तो फिर समझेगा भी। करा कि जब विद्यार्थी एक दूसरे की सहायता से करते हुए सहयोगात्मक रूप से काम करते हैं, बात तो सही है, सहयोगात्मक रूप से कार्य करते हैं, तो अधिगम सुदृढ़ और प्रबलित और परिष्कृत होता है। ध्यान दें, जब बच्चा एक दूसरे, कोई बात चीज़ है, मान लीजिए कोई कॉन्सेप्ट है, मुझे समझ में आया है, अगर बगल वाला बच्चा है उसे समझ नहीं आया है, मान लीजिए वो टीचर की डर की वजह से टीचर से नहीं पूछ पाया है, अपने साथी से पूछ लिया, तो जब आप बताएंगे उस बच्चे को, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आप और अच्छी तरीके से उस बात को व्याख्यात्मक रूप से बता पाएंगे उस बच्चे को, और बच्चा भी आपकी बातों को अच्छे से सुनेगा। आप भी मजबूत होंगे, बच्चा भी मजबूत होगा, आपकी जानकारियाँ अच्छी होंगी, बच्चे की जानकारियाँ बढ़ेंगी। तो ऐसा करा है कि मतलब सहायता करते हुए सहयोगात्मक रूप से काम करते हैं। तो बात तो भाई सही है, आप व्याख्या को समझ रहे होंगे, बात यह भी सही है और यह भी सही है, लेकिन बी ऑप्शन बात गलत कर रहा है, और गलत ही आपको ढूंढना है, क्योंकि बी ऑप्शन ही राइट हो जाएगा। 13 का बी ऑप्शन राइट होगा। जी अगले क्वेश्चंस पे हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस करा निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति विद्यार्थियों के अधिगम और चिंतन को सुसाध्य करेगी, मतलब कौन सी अच्छी प्रक्रिया करे। ऐसी परिस्थितियां बनाना जहां विद्यार्थी निष्क्रिय श्रोता है। करा कक्षा की चर्चाओं में भागीदारी को हतोत्साहित करना। तो विद्यार्थियों को अपने स्वयं के सीखने पर नियंत्रण रखने के लिए प्रतिबंधित करना। कर विद्यार्थियों को व्यवहारिक गतिविधियों द्वारा प्रदान करना। ध्यान दें कौन सा इसमें से सबसे बेटर ऑप्शन होगा, सबसे बेटर ऑप्शन कौन सा होगा, इस बात को आप लोग ध्यान देंगे। यही आपसे पूछा जा रहा है, यही आपसे क्या किया जा रहा है, पूछा जा रहा है। ध्यान दें इसमें से क्या राइट आंसर होगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। करा के ध्यान देते हुए चले। तो ऐसी परिस्थिति जब बनाना जहां विद्यार्थी निष्क्रिय होता है। भाई एक आप ध्यान दें,
अधिगम आप जानते, अधिगम आप कर रहे हैं, बच्चों को सिखा रहे हैं, तो जब बच्चा सक्रिय ही नहीं रहेगा, जब बच्चा सक्रिय ही नहीं रहेगा तो फिर अधिगम किस बात का भाई, अधिगम होगा ही नहीं। अधिगम होगा भी तो बच्चा क्या हो जाएगा, बच्चा उस बात को भूल जाएगा, क्या हो जाएगा, भूल जाएगा, और फिर करने पढ़ाने पढ़ने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, सिखाने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। कक्षा की चर्चाओं में भागीदारी को हतोत्साहित, भाई हतोत्साहित करेंगे क्या, चर्चा जो हो रही है हतोत्साहित करेंगे, कहेंगे जो क्लासरूम में बातें हो रही हैं वह लाभदायक नहीं, बातें लाभदायक हैं। एक दूसरे से अगर थोड़ा सा बातें हो करके चीज़ें, अगर आपने बात, कोई बच्चा चीज़ें नहीं समझ पा रहा है, टीचर से पूछ रहा है, अपने साथी से पूछ रहा, उस हतोत्साहित का कार्य नहीं करेगा, वह बच्चे के नॉलेज में प्रोत्साहन का कार्य करेगा, प्रोत्साहित का कार्य करेगा, बच्चे को आगे बढ़ाएगा। बात तो सही है, यहाँ पर बात गलत हो गई इसी वजह से। विद्यार्थियों को अपने स्वयं से सीखने का नियंत्रण रखने के लिए प्रतिबंधित करना। भाई स्वयं से सीखेंगे तो भी तभी तो अच्छा है, जब स्वयं से सीखेंगे तो अच्छा। करा प्रतिबंधित करता है, करा कि रोकता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, स्वयं से नहीं सीखना चाहिए, तो ऐसा भी गलत है, ऐसा भी गलत है। कारण विद्यार्थियों को व्यवहारिक गतिविधियां प्रदान करना, और यही बात आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, और बात को समझ गए होंगे आप लोग। चलिए 15 नंबर के लिए ध्यान देंगे, अगले नेक्स्ट क्वेश्चंस की बाद मैं बात करूंगा। 15 निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति बच्चों को सार्थक रूप से सीखने के लिए प्रेरित करने में सहायक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति बच्चों के सार्थक रूप से सीखने के लिए प्रेरित करने में सहायक नहीं, मतलब निगेटिव, कौन सा बच्चों को सीखने के लिए सहायक नहीं होगी। निपुणता उन्मुक्त लक्ष्यों को प्रोत्साहित करना, सहयोगी शिक्षण लोकाचार बनाना, सकारात्मक विद्यार्थी शिक्षक संबंधों को बढ़ावा देना, विद्यार्थियों की क्षमता को स्थायी देखने के लिए प्रोत्साहित करना। स्थायी का मतलब है कि कोई एक लिमिट है, स्थायी का मतलब है एक लिमिट में बांध देना, एक लिमिट में एक सीमित कर देना, सीमित कर देना, सीमित रूप में सीमित देखने के लिए प्रोत्साहित करना। अगर किसी सीमा में बच्चे को बांध देंगे तो बच्चा अच्छे से नहीं सीख पाएगा, क्योंकि उसे लिमिट में ना रखे, बच्चे को स्वतंत्र छोड़े। बच्चे को जब स्वतंत्र छोड़ेंगे तो बच्चा अच्छे तरीके से सीख पाएगा, और यही आपसे पा रहा है, ध्यान दें। या तो निपुणता उन्मुखपूर्ण लक्ष्यों का प्रोत्साहन तो देना ही चाहिए, यह बात बन जाती है। कर सहयोगी शिक्षण लोकाचार, सहयोगी शिक्षण होना चाहिए, यह भी सही है। कर सकारात्मक विद्यार्थी शिक्षण संबंधों का बढ़ावा देना, बच्चे का जो टीचर के बीच जो संबंध है उसको भी बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि बच्चा भयमुक्त हो करके जब टीचर से पूछेगा, मतलब डरेगा नहीं, तो फिर बच्चा अच्छे से सीख पाएगा। आप ध्यान दें, आप टीचर के तौर पर कभी भी डरवाए ना कि हम टीचर हैं, हमसे दूर रहो, तुम दूर मत रहो, बच्चा पूछने दो, बेटा जो भी दिक्कत हो आप पूछ सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, मैं बताऊंगा, एक बार नहीं 10 बार बताऊंगा। तो बच्चा कहेगा सही बात है, मैं टीचर सर से पूछ सकता हूं, तो पूछेगा, जरूर पूछेगा। तो ऐसा आप बात करें तो यह बात तो सही है, लेकिन कह रहा है कि स्थायी देखने के लिए प्रोत्साहित करना, एक लिमिट में देखने के लिए प्रोत्साहित करना, और इसीलिए क्या हो जाएगा आपका, इसीलिए आपका क्या होगा, वह होगा आपका क्या हो जाएगा, आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, और डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि करा कि नहीं की बात करा, और नहीं क्या होगा, वह डी ऑप्शन होगा, नहीं क्या होगा, वह डी ऑप्शन होगा। ध्यान दें, अगले क्वेश्चन पर कर विद्यार्थियों के ऊपर अधिगम को, विद्यार्थी के अधिगम को सुसाध्य करने के लिए एक शिक्षिका को निम्नलिखित में से किस पर ध्यान देना चाहिए। निम्नलिखित विद्यार्थियों के अधिगम को सुसाध्य करने के लिए एक शिक्षिका को निम्नलिखित में से किस पर ध्यान देना चाहिए। परीक्षाओं के प्रति भय पैदा करना, रट कर याद करने पर बल देना, निष्क्रिय सुनने को बढ़ावा देना, या बच्चों के पूर्व ज्ञान से संबंधों को जोड़ना। ध्यान दें, इसका मतलब आपसे पूछ रहा पॉजिटिव, विद्यार्थियों के अधिगम लर्निंग को, जो लर्निंग बच्चा कर रहा है उसको सुसाध्य करने के लिए एक शिक्षिका को किस पर बल देना चाहिए, बच्चों के पूर्व ज्ञान से संबंध जोड़ना चाहिए। जो जानकारी बच्चे, जो टीचर दे रही है, जो अध्यापिका है, उसके ज्ञान को, बच्चे के ज्ञान को, उसको नए ज्ञान से जोड़ना है, और यही राइट आंसर होगा। कर परीक्षाओं के प्रति भय पैदा करना, भाई भय पैदा करेंगे नहीं, ऐसा नहीं। कर रट कर याद करने पर बल देना, फिर रट कर याद करने पर बल देंगे, ये भी नहीं। निष्क्रियता वाला तो एकदम गलत, तो इसका मतलब है आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बातों को अच्छे से समझते चले। अगले नेक्स्ट क्वेश्चंस पे हम चलेंगे 17 नंबर के लिए, ध्यान देंगे। करण निम्नलिखित में से कौन सा संवेग अधिगम को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा संवेग है
जो नकारात्मक रूप से क्या करता है, आपको प्रभावित करता है। अगर जिज्ञासा, आनंद, निराशा या गौरव, ध्यान दें, अगर जब आप सीख रहे हैं, संवेग ऐसा हो, कोई जो लर्निंग आप जब कर रहे हो उसमें नकारात्मकता को प्रभावित करता है, से प्रभावित करता है। ध्यान दें, जिज्ञासा, आपकी जिज्ञासा होगी तो आप सीखेंगे अच्छा, या नकारात्मकता तो नहीं है। कर आनंद, अगर आप खुश रहेंगे पढ़ाई लिखाई में, जब पढ़ने जा रहे हैं तो आप खुश हैं तो फिर बात बनेगी, अच्छे से सीखेंगे। गौरव, आप एक तरीके से अपने आप को गौरवान्वित महसूस करें कि हाँ मैं पढ़ने जा रहा हूँ, सीख रहा हूँ, तो भी आप बनेगी। लेकिन कह रहा है कि निराशा, आप दुखी हैं, निराशा है आप में, आप जो दुखी हैं तो आप क्या होगा, वह नकारात्मक को बढ़ाएगा, अधिगम को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। मतलब यह जो निराश है, आप दुखी हैं तो फिर अच्छे से सीख नहीं पाएंगे। निराशा जो ऐसा संवेग आपको अच्छे सीखने में मदद नहीं करेगी। तो आपसे यही पूछ रहा था, ऐसा संवेग बताएं जो नकारात्मक पैदा करती है अधिगम में, जो निगेटिविटी पैदा करती है लर्निंग में, ऐसा कोई संवेग बताएं। आपके सामने संवेग था तो आपने ढूंढ लिया, निराशा होगी, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं 18 नंबर के लिए। जी बताएं इसमें से क्या राइट ऑप्शन। तब विद्यार्थियों में अधिगम को सुसाध्य करते हुए शिक्षक को निम्नलिखित में से किस रणनीति से बचना चाहिए। किस रणनीति से बचना चाहिए, इसका मतलब आपको बचने का मतलब है, इसका मतलब निगेटिव आपसे पूछ रहा है। संकल्पना मानचित्रण, खोजी अधिगम, सहज अनुमान लगाना या निष्क्रिय नकल। आप जैसे क्वेश्चन देखेंगे फट देना क्वेश्चन, बहुत स्पीड से क्वेश्चन बताने की कोशिश करेंगे क्योंकि महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि यह क्या है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और आपके लिए क्या इसमें से राइट हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसमें राइट से, आप जानते हैं क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। आपको ऐसे ही लग रहा होगा संकल्पना मानचित्र तो सही है, खोजी अधिगम मतलब खोजबीन से लर्निंग करें तो भी बात सही है, सहज अनुमान लगा करके यह भी बात लर्निंग में सही है। लेकिन निष्क्रिय नकल कर रहे हैं या तो बात तो गलत भाई, निष्क्रियता से नकल कर रहे हैं वह भी सक्रियता से नहीं, तो फिर बात बनने वाली नहीं है। क्योंकि ऐसा जो अधिगम को ऐसा करने से बचना चाहिए शिक्षक को। अधिगम को सुसाध्य करते समय शिक्षक को कैसे बचना चाहिए, निष्क्रिय नकल से बचना चाहिए, रणनीति से, ऐसे रणनीति से क्या करना चाहिए, बचना चाहिए। डी ऑप्शन राइट होगा। चलिए 19 नंबर के लिए, करा के सीखने के लिए संरचनात्मक उपागम के द्वारा निम्नलिखित में से किस को बढ़ावा दिया जाता है। प्रतिपादक शिक्षण को, पूछताछ आधारित शिक्षा को, शिक्षण की व्याख्यान विधि को, रट कर याद करने पर। ध्यान दें भैया, जब पूछताछ करके सीखेंगे तो अच्छा सीख पाएंगे। और यही कह रहा है, संरचनात्मक उपागम की बात कर रहा है। संरचनात्मक उपागम के द्वारा निम्नलिखित में से किसको बढ़ावा दिया जाना चाहिए, वह पूछताछ आधारित शिक्षा होनी चाहिए। जब एक दूसरे से बातें होंगी तो क्या उसमें दिक्कतें हैं, क्या उसको सुधारना, क्या बच्चों में सुधारना है, क्या अपने में सुधारना है, तो दोनों को उसमें फायदा होने वाला है जब पूछताछ आधारित होगा। और यही राइट ऑप्शन होगा आपका, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त, वह हो जाएगा आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जी अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर के लिए, और बताएंगे 20 नंबर क्वेश्चन के लिए क्या राइट। अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य करते हुए, कोई मीनिंगफुल अधिगम को सुसाध्य करते हुए सूचना प्रसंस्करण को निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सहायक है। प्रसंस्करण को निम्नलिखित में से कौन सा सहायक है। गैर संदर्भितकरण, विस्तारण, उद्दीपन, प्रतिक्रिया अनुबंधन कर याद करना। ध्यान दें, गैर संदर्भितकरण होगा तो ऐसे भी गलत है भाई, संदर्भीकरण होता तो बात बन जाती। गैर हमसे कोई लेना देना नहीं, उसको हम क्या सहायक होगा मेरे लिए, एकदम नहीं होगा, वह सहायक नहीं होगा। करा कि उद्दीपन, प्रतिक्रिया अनुबंधन, करा स्टिमुलस रिस्पॉन्स की बात करा, या भी नहीं वो बात बनेगी। रट कर याद करना, या भी तो एकदम गलत है। रट कर बात याद करना तो आप जानते हैं, रटना शब्द ही अपने आप में कितना खतरनाक शब्द है। और बात करते हैं विस्तारण, जब उसमें विस्तारण हो रहेगा। बात करें अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य करते हुए, कोई अधिगम पूर्ण सुसाध्य करते हुए सूचना प्रसंस्करण का निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सहायक है, वह है विस्तारण। उसमें विस्तारण रहेगा तो क्या होगा,
आप अच्छे से सीख पाएंगे। जब आपको विस्तार से बताया जाएगा, जब आपको अच्छे से समझाया जाएगा, तो इसका मतलब है आप अच्छे तरीके से सीखने वाले हैं। मैं अगर अभी सिर्फ आंसर बताऊं तो क्या आप उतना अच्छा सीख पाएंगे? नहीं सीख पाएंगे। मैं जब एक्सप्लेन कर रहा हूं, चीज़ों को विस्तार के माध्यम से समझा रहा हूं, तो अब आप अच्छे तरीके से सीख पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे, और आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण का काम रोल भी अदा कर रहा होगा। आप ऐसा कहता है क्या, अर्थपूर्ण जो मीनिंगफुल लर्निंग ऐसा कहता है, अर्थपूर्ण जो लर्निंग है ऐसा बात करता है, विस्तार की बात करता है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा जी। अगले क्वेश्चन पर हम बात करेंगे 21 नंबर के लिए। करा विद्यार्थियों के अधिगम को सुसाध्य करने के लिए एक शिक्षिका द्वारा विद्यार्थियों को कक्षा चर्चा और अन्य यहाँ पर फिल करना है गतिविधियों में भाग लेने से क्या करना चाहिए? करा रचनात्मक हतोत्साहित, करा पूर्ण अर्थपूर्ण हतोत्साहित, करा सहयोगात्मक प्रोत्साहित, या फिर अर्थहीन प्रोत्साहित। ध्यान देंगे यहाँ पे मिलाएंगे। करा कि यहाँ पर क्वेश्चंस आप ध्यान देंगे, क्या इसमें से फिल किया जा सकता है? 2 शब्दों को आपको फिल करना है, 2 शब्दों को क्या करना है? फिल करना है। ध्यान देंगे इसमें से क्या हो सकता है, ध्यान दें इसमें से क्या हो सकता है। करा विद्यार्थियों, हम चलते हैं सेंटेंस पढ़ते हैं, सेंटेंस पढ़ने पर आपको पता ही चल जाएगा। करा विद्यार्थियों के अधिगम को, विद्यार्थियों की लर्नर को, जो लर्निंग करा बच्चों को सुसाध्य करने के लिए, अधिगम को सुसाध्य करने के लिए एक शिक्षिका द्वारा विद्यार्थियों को कक्षा चर्चा और अन्य, अब बात करें कक्षा चर्चा और अन्य सहयोगात्मक गतिविधियों से भाग लेने से प्रोत्साहित करना चाहिए। यह बात तो सही है, ये तो होगा। अर्थपूर्ण, याद करें, अन्य अर्थपूर्ण गतिविधियों से भाग लेने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए। हतोत्साहित तो ऐसे नहीं होगा, करा कि आप ध्यान दें, तो आपका क्या होगा यहाँ पर? अर्थपूर्ण गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए कि सहयोगात्मक प्रोत्साहित करना चाहिए? ध्यान दें, पढ़ेंगे कक्षा चर्चा और अन्य सहयोगात्मक गतिविधियों होंगी, अर्थपूर्ण गतिविधियां नहीं, सहयोगात्मक गतिविधियां होंगी। यहाँ होगी सहयोगात्मक, ध्यान दें, फिल करेंगे सहयोगात्मक, अभी फिल करें फिर समझें। सहयोगात्मक, यहाँ पर हम फिल करते हैं प्रोत्साहित करते हैं, प्रोत्साहित। अब जब हम फिल कर रहे हैं तो आप ध्यान दें, पहले सेंटेंस को पढ़ें। विद्यार्थियों के अधिगम को सुसाध्य करने के लिए ये शिक्षिका द्वारा विद्यार्थियों को कक्षा चर्चा और अन्य सहयोगात्मक गतिविधियां ठीक है, सहयोगात्मक गतिविधियां होनी चाहिए। एक दूसरा, आप जो सहयोग, एक आपका साथी है, आपका मित्र है, सहपाठी है, वह आपका सहयोग कर रहा, सहयोगात्मक गतिविधियां, एक दूसरे से सहयोग करते हुए आगे बढ़ेंगे और भाग लेने के लिए क्या करना चाहिए? प्रोत्साहित करना चाहिए। और यही राइट आंसर होगा, क्योंकि अर्थपूर्ण या अलग तरीके से सेंटेंस आपका दे रहा मीनिंग। तो राइट आंसर जो होगा वह होगा सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। अगले क्वेश्चन पे हम बात करेंगे 22 नंबर के लिए। फिर आपको फिल करना है, यहाँ पर क्या फिल करना है आप ध्यान दें। तो यहाँ पे 2 शब्द हैं, करा वातावरण की स्थापना विद्यालयों में अधिगम का एक अनिवार्य हिस्सा है। कैसा अनिवार्य हिस्सा? करा सहयोगात्मक, सहकारिता, सकारात्मक, करा सहयोगात्मक, सकारात्मक या प्रतिस्पर्धात्मक या उबारू, करा रचनात्मक या यांत्रिक या भयमुक्त या चुनौतीपूर्ण। ध्यान देंगे यहाँ पर, करा कि प्रतिस्पर्धा, भैया वैसे नहीं होगा, उबाऊ तो शब्द वैसे ही गलत है। कर यांत्रिक शब्द यंत्र इस्तेमाल करेंगे नहीं, कर भयमुक्त होगा वैसे गलत। ध्यान दें, जब आपका शब्दों से ही गलत हो गया, यहाँ भयमुक्त, यांत्रिक, स्पर्धा वैसे ही गलत, उबाऊ वैसे हो, तो यहाँ पर क्या होगा? सहयोगात्मक, और यहाँ पर क्या होगा? सकारात्मक। सहयोगात्मक और सकारात्मक वातावरण की स्थापना विद्यालयों में अधिगम के एक अनिवार्य हिस्सा है। अगर सहयोग रहे बच्चों का, और सकारात्मक रहे मतलब पॉजिटिविटी लाए वह चीज, सकारात्मक रहे वातावरण, ऐसी स्थापना जब होगी विद्यालयों में, तो ऐसा जब स्थापना होगी तो ऐसा क्या एक हिस्सा भी है, ऐसा क्या है एक विद्यालयों के अधिगम में एक हिस्सा तो है, उसके साथ साथ अधिगम बहुत अच्छे तरीके से होगा भी, और अच्छे तरीके से बच्चा सीख भी पाएगा। और इसीलिए आपका क्या राइट आंसर होगा? और राइट आंसर क्या होगा? वाह होगा ए ऑप्शन, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा जी। अगले क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 23 नंबर के लिए। ध्यान दें 23 नंबर।
अधिगम तब प्रभावी होता है जब, अधिगम तब प्रभावी होता है जब कारक वह बाहरी प्रेरकों द्वारा निर्देशित होता है, जब प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है, जब विद्यार्थियों के लिए अधिगम लक्ष्य पूरी तरीके से शिक्षक द्वारा तैयार किए जाते हैं, जब विद्यार्थियों को अपने अधिगम लक्ष्य स्वयं निर्धारित करने के लिए अवसर दिए जाते हैं। क्वेश्चन ही पढ़ लेंगे और फिर बताएंगे इसमें से क्या राइट ऑप्शन हो सकता है। ध्यान दें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करा अधिगम कैसा जब होगा, जब प्रभावित होगा, प्रभावी मतलब इफेक्टिव होगा। अधिगम कब इफेक्टिव होगा, ध्यान दें। करा आप सोचें, पहले आप लोग समझे, करा जब बाहरी प्रेरकों द्वारा मतलब हमें पुरस्कार मिलेगा। बाहरी प्रेरक क्या है, पुरस्कार है, मतलब हमको दिखावा, एक तरीके से हमको दिखाना है कि भाई हम बहुत अच्छे हैं पढ़ने में, दिखावा, ध्यान दें, दिखाना अगर हम किसी को दिखा रहे हैं तो फिर क्या होगा, आप बाहरी प्रेरक द्वारा आप ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा, वह बहुत ज़्यादा टाइम तक टिकने वाला नहीं है, या तो गलत होगा। कर प्रतिस्पर्धा को बढ़ाओ, कंपटीशन को बढ़ाने वाला होगा तो भी गलत होगा। विद्यार्थियों के लिए अधिगम लक्ष्य पूरी तरीके से शिक्षक तैयार करे। भाई अब भाई शिक्षक तो सहयोग कर सकता है, शिक्षक का कार्य क्या है, सहयोग करना। शिक्षक का कार्य क्या है, सहयोग करना। शिक्षक का क्या कार्य है, शिक्षक का कार्य है परामर्शदाता का। बात करें शिक्षक का कार्य क्या है, शिक्षक का कार्य है पर्दे के पीछे। शिक्षक का कार्य इस तरह से कार्य शिक्षक का, ना कि शिक्षक कहेगा बेटा तुम्हारा लक्ष्य हम निर्धारित करेंगे। बताओ, अगर हम कोई व्यक्ति, कोई इंसान किसी बच्चे का लक्ष्य निर्धारित कर रहा है तो बच्चा क्या उस तरह से सीख पाएगा, अच्छे से सीख पाएगा? नहीं सीख पाएगा। क्यों? क्योंकि देखते हैं, कभी कभी आपने देखा होगा घर के जो मम्मी पापा हैं, माता पिता हैं लड़के का, कभी कभी कहते हैं हम डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, लेकिन आप सोचिए बच्चे में दूसरे में इंटरेस्ट है भाई, तो कैसे इंजीनियर बनेगा? भाई इंटरेस्ट हो तो बन सकता है, बच्चा डॉक्टर में इंटरेस्ट है तो बन सकता है, लेकिन जब खुद दूसरा कोई उसके लक्ष्य को निर्धारित कर रहा है तो बच्चा कभी कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। और ऐसा ऑप्शंस खाता हुआ या तो आपका गलत हो जाएगा सी। लेकिन डी में क्या करा, विद्यार्थी अपने अधिगम लक्ष्य स्वयं निर्धारित करने के लिए अवसर दिए जाने चाहिए। अगर अवसर देंगे बेटा, जो आपको अच्छा लगे वैसा आप क्या कर लो, वैसे ही आप सीखो, तो बच्चा कहेगा बहुत मजे में है सर जी, आपने बहुत मौका दे दिया, अब तो हम अच्छे से सीख पाएंगे, कर पाएंगे। बच्चा खुश भी हो जाएगा और अब बच्चे का काम भी हो जाएगा और आपका भी हो जाएगा, क्योंकि बच्चे के लिए, भविष्य के लिए आप हैं, ना कि अपने भविष्य के लिए। अपना भविष्य बनाने नहीं गए हैं। ध्यान देंगे 24 के लिए, कर प्रभावी अधिगम हेतु निर्देश के लिए प्रारंभिक बिंदु क्या होने चाहिए? कर प्रभावी अधिगम हेतु मतलब इफेक्टिव लर्निंग हेतु कैसा निर्देश के लिए प्रारंभिक बिंदु क्या होना चाहिए? कर असफलता का डर, कर बच्चों का सामाजिक सांस्कृतिक परिपेक्ष, कर सफलता के लिए लाए इनाम या फिर लगाए गए इनाम, या फिर प्रतिस्पर्धा की भावना। ध्यान दें, कारण कि प्रभावी अधिगम हेतु निर्देश के लिए प्रारंभिक बिंदु क्या होना चाहिए, मतलब जो स्टार्टिंग जो पॉइंट क्या होनी चाहिए। ध्यान दें, असफलता का डर, अगर हम सफलता का डर हमें रहेगा कि हम असफल हो जाएंगे, हम डर रहे हैं, तो क्या हम सीख पाएंगे? एकदम नहीं सीख पाएंगे। जब हम स्वतंत्र रहेंगे, भाई फेल हो जाएंगे, पास रहेंगे होंगे तो होंगे, फेल हो जाएंगे, क्या करना है यार, सीखना मेरा काम है, मैं तो पहले सीखूं। फेल होना बाद की क्रिया है, पहले तो हमारा काम है सीखना। अगर आपको डर हमेशा यही रहेगा मैं तो फेल हो जाऊंगा, तो फिर आप सीख नहीं पाएंगे। आप सीखने की कोशिश भी करेंगे तो भी नहीं सीख पाएंगे। आपके दिमाग में ऐसा होना चाहिए, आप सीटेट का पेपर देने जा रहे हैं, आपके दिमाग में यह होना चाहिए कि मैं तो पास हूँ, मैं तो पास हो जाऊंगा, मैं तो सीख रहा हूँ लगातार। आपके दिमाग में अगर ऐसा है कि नहीं मैं यार कर ही नहीं पा रहा हूँ, हो नहीं पा रहा मुझसे, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो गलत हो जा रहा है, अगर आपके दिमाग में ऐसा कोई चीज़ है तो फिर पक्का तौर पे आप समझिए किस दिशा में जा रहे हैं। मैं कहने वाला नहीं हूँ, लेकिन आप समझ गए होंगे। असफलता का डर, असफलता का डर का मतलब है आपको असफलता का डर रहेगा तो भी नहीं सीख पाएंगे, गलत है। बच्चों का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य, अगर उसके परिप्रेक्ष्य से होकर क्या करें, बच्चे को सिखाएंगे। कर प्रभावी अधिगम हेतु इफेक्टिव लर्निंग तब होगी जब बच्चे के सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य से हम चीजें सिखाएंगे। बच्चे के माहौल का, जो बच्चे का वातावरण है, उसके वातावरण, जिस वातावरण का बच्चा है उस वातावरण की बातों को हम करेंगे, उसके माहौल को हम देंगे बच्चों को, तो बच्चा बहुत अच्छे से सीख पाएगा। अदरवाइज कैसे सीख पाएगा? आप समझ पा रहे होंगे, अदरवाइज वो सीख ही नहीं पाएगा। अगर हम चीजें उसके परिप्रेक्ष्य से, उसके सांस्कृतिक माहौल से अलग बताएंगे तो फिर नहीं सीख पाएगा, या तो गलत होगा। कर सफलता के लिए लगाए इनाम, भाई
सफलता इनाम लगाने भाई तुमको मिलेगा ऐसा सफलता के लिए, तो भी बच्चा वह प्रभावी नहीं होगा। हो सकता है वह पास जाए इनाम, लेकिन हो सकता ना भी पाए, तो फिर दिक्कतें होंगी और बच्चा नहीं पाएगा तो सोचेगा यार इनाम नहीं मिला तो फिर दिक्कत है। करा प्रतिस्पर्धा की भावना, प्रतिस्पर्धा की भावना की बात करा, कंपटीशन तो ऐसे गलत भाई, प्रतिस्पर्धा की भावना होनी ही नहीं चाहिए और छोटे लेवल पर तो वैसे भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम ध्यान दें 1 से 8 तक के बच्चों की बात कर रहे हैं। बच्चा एक क्लास 1 से 8 तक का है तो हम इसमें ये सारी चीज़ें नहीं करेंगे। बाद में कंपटीशन आता है, आप नौकरी लें तब को कंपटीशन करें, लेकिन तब तो करते नहीं हैं। बात करें निम्नलिखित में से कौन विद्यार्थियों के बीच सार्थक सीखने को बढ़ावा नहीं देता है। निम्नलिखित में से कौन विद्यार्थियों के बीच सार्थक सीखने को बढ़ावा नहीं देगा। करा अन्वेषण या फिर बातचीत या अंतःक्रिया या संज्ञान या निष्क्रिय अवलोकन। ध्यान दें क्वेश्चन तो ऐसे आपको देखकर लग रहा होगा, क्वेश्चन तो आपको वैसे देखकर लग रहा होगा क्या इसमें से राइट आंसर हो जाएगा, आपको वैसे ही लग रहा होगा क्या इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसमें से राइट आंसर हो जाएगा, इसमें से क्या राइट आंसर हो जाएगा, वैसे ही आपको लग रहा होगा, वैसे ही आपको क्या हो लग रहा होगा क्या इसमें से राइट आंसर होगा। ध्यान दें इसमें से क्या होगा। अन्वेषण तो भाई सही है, अन्वेषण खोजबीन तो सही है, बातचीत अंतःक्रिया यह भी सही है। अधिसंज्ञान का मतलब होता है अपने जो आपका दिमाग जो आपका संज्ञान कहता है उसमें अपने आप को एडजस्ट कीजिए, समझिए, अपने आप को समझ करके कोई ज्ञान दे रहे हैं, कोई चीज़ों को प्रोड्यूस कर रहे हैं, बता रहे हैं। अधिसंज्ञान का मतलब यह होता है। बात करें निष्क्रिय अवलोकन का मतलब, निष्क्रिय अवलोकन होकर के आप नकल करके कार्य करेंगे तो फिर बढ़ावा होगा क्या, सार्थक अध्ययन के लिए बढ़ावा नहीं है। अगर निष्क्रिय अवलोकन करेंगे तो फिर या तो भाई निगेटिव शब्द है और यही इसीलिए आपका जो होगा या हो जाएगा आपका डी ऑप्शंस राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी ऑप्शंस क्या हो जाएगा, डी ऑप्शंस क्या हो जाएगा, डी ऑप्शंस क्या होगा, वही आपका क्या होगा, डी ऑप्शंस राइट होगा। जी समझ पा रहे होंगे आप लोग, या तो सही हो जाएगा। चलिए 26 नंबर के लिए बताएं। जब सीखी जाने वाली सामग्री, जब सीखी जाने वाली सामग्री की बात करेंगे, यहाँ पे आपको फिल करना है। सीखी जाने वाली सामग्री हो तो विद्यार्थी अधिक सीखते हैं कब, जटिल और व्यापक हो, मौजूदा ज्ञान से जुड़ी हो, अव्यवस्थित और असंगठित हो, या उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से भिन्न हो। जब कब बच्चे अच्छे तरीके से सीखते हैं, कब बच्चे अच्छे तरीके से सीखते हैं जी बताएंगे, कब बच्चे अच्छे तरीके से सीखते हैं बताएंगे आप लोग, कब बच्चे तरीके से सीखते हैं, कब बच्चे अच्छे तरीके से सीखते हैं, इस बात को आप लोग बताएंगे। कब बच्चे अच्छे तरीके से, ध्यान दें इसमें हम बात करेंगे। आप जानते हैं कब बच्चे अच्छे तरीके से सीखते हैं, जानते हैं कब, व्याख्या को सुने। जब सीखी हुई सामग्री जटिल और व्यापक होगी, भाई जटिल होगी तो ऐसे व्यक्ति नहीं सीखेगा और व्यापक होगी तो ऐसे नहीं सीखेगा। कभी ध्यान दें, जब कोई कभी आप देखते हैं जब चीज़ें आपको नहीं आती हैं, अगर वह बड़ी भी हों और जटिल भी हों तो ऐसे भी हम नहीं सीखेंगे, ठीक है, गलत होगा। करें कि जब सीखी जाने वाली सामग्री आपके मौजूदा ज्ञान से जुड़ी हो, जो आपके पास ज्ञान है, जो आपके बच्चे के पास ज्ञान है, उस ज्ञान से जुड़ा होगा तो बच्चा अच्छे तरीके से सीख पाएगा। जैसे कोई चीज़ बता रहे हैं, कोई जानकारी बच्चे को दे रहे हैं, वह ज्ञान हमेशा बच्चे को जो भी ज्ञान दे उसके पूर्व ज्ञान से जुड़ा हो, उसके पूर्व ज्ञान से क्या हो, जुड़ा हो, कर मौजूदा ज्ञान से जुड़ी हो। बात तो सही है। कर अव्यवस्थित और असंगठित हो, अव्यवस्थित होगा, जब व्यवस्थित और संगठित होगा तो बात बन जाती है। यहाँ पर शब्द लिखा है गलत, यहाँ अगर होता व्यवस्थित और संगठित होता, संबंधित है, व्यवस्थित एवं संगठित होता तो बात बन जाती, लेकिन आपसे कह रहा है अव्यवस्थित और असंगठित की बात कर रहा, तो कैसे ऐसा होगा, गलत हो गया, गलत हो गया। क्या बात करें, करा कि उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से भिन्न। भाई हमने आपको बताया बच्चे का जो सोशल कल्चर है, सोशल कल्चरल है, उससे अगर भिन्न होगा, उससे भिन्न होगा तो बच्चा सीख पाएगा नहीं। और ऐसा कौन कहता है, वो कहते हैं वाइगोत्स्की, वाइगोत्स्की कहते हैं, कौन कहता है, वाइगोत्स्की कहते हैं जो बच्चे का ज्ञान होना चाहिए, बच्चे को जो सिखाएं वह सामाजिक, बात करें सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य का होना चाहिए और बच्चा अच्छे तरीके से सीख पाएगा। जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलेंगे 27 नंबर के लिए। कह रहा विद्यार्थियों के लिए अधिगम को सार्थक बनाने के लिए एक शिक्षिका को निम्न में से क्या करना चाहिए। कह रहा कि पाठ्य पुस्तक सामग्री
के रट कर याद रखने पर जोर, रखने पर जोर। करा व्यवहार अनुकूलन के लिए उत्तेजना प्रतिक्रिया संघ को नियोजित करें। फिर कहा रहा कि विद्यार्थियों को प्रेरित करने के लिए मूर्त पुरस्कारों का अवसर प्रयोग करें, अक्सर प्रयोग करें। करा मूर्त पुरस्कारों का अक्सर प्रयोग करें। कराए अनुभवों पर चिंतन और मनन करने के अवसर प्रदान करें। करा कि अधिक, ध्यान दें क्वेश्चन पढ़ने फिर से। करा अधिगम को अधिक सार्थक बनाने के लिए शिक्षिका को क्या करना चाहिए। मतलब कर अधिगम को अच्छा सार्थक मीनिंगफुल बनाने के लिए लर्निंग को शिक्षिका को क्या करना चाहिए। करा पाठ पुस्तक को सामग्री को रट कर याद करना। भाई रट कर याद करने पर इफेक्टिव हो जाएगा, नहीं होगा, एकदम नहीं होने वाला। व्यवहार अनुकूलन के लिए उत्तेजना बात करें, करा स्टिमुलस और रिस्पॉन्स की बात करा, और बॉन्ड की बात करा तो एकदम नहीं। करा कि विद्यार्थियों को प्रेरित करने के लिए एक मूर्त पुरस्कारों का अक्सर प्रयोग करें। जब भी बच्चे को सिखाएं, प्रेरित करें, बेटा तुमको पुरस्कार मिलेगा, सीख लो। आप ऐसा करेंगे तो बच्चा क्या हो जाएगा, लालची हो जाएगा और यही सोचेगा कि मुझे पुरस्कार मिलेगा तो करेंगे, न मिलेगा तो नहीं करेंगे, और ऐसे करते करते उसका हो जाएगा, लत पड़ जाएगा। अब जानते हैं किसी चीज़ की आदत पड़ना बहुत खतरनाक होती है, और जब मूर्त पुरस्कार अक्सर जो है उपयोग करेंगे तो ऐसा भी नहीं करना है। पुरस्कार यूज करें तो बच्चे को कैसा पुरस्कार यूज करें, वह आंशिक पुरस्कार, सतत पुरस्कार नहीं, आंशिक पुरस्कार, आंशिक पुरस्कार और कभी कभी दें। आंशिक पुरस्कार का मतलब कभी कभी। सतत पुरस्कार जब आप यूज करेंगे तो बच्चा, सतत पुरस्कार जब यूज करेंगे तो बच्चा क्या होगा, सीखेगा नहीं। बच्चा क्या करेगा, सीखेगा नहीं। आपसे पूछा भी जाता है कि जो पुरस्कार यूज करना चाहिए वह सतत हो या फिर आंशिक, तो आपसे पूछा जाता है, ऐसा भी क्वेश्चंस कई बार आया है, तो आप ध्यान देंगे आंशिक पुरस्कार महत्वपूर्ण होता है, ना कि सतत। सतत पुरस्कार कभी नहीं देना चाहिए। अनुभव पर चिंतन और मनन करने के लिए अवसर देना चाहिए। जो अनुभव पर चिंतन और मनन करने के लिए अवसर देना चाहिए, डी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो। ऐसा माहौल करना चाहिए टीचर को। ऐसा सार्थक बनाने के लिए शिक्षिका को क्या करना चाहिए, अनुभव और चिंतन और मनन के लिए अवसर प्रदान करें, तो टीचर भी खुश रहेगी और कौन खुश रहेगा, बच्चा भी खुश रहेगा। टीचर खुश, बच्चा खुश, तो बात बन गई। वही चीज़ें होनी चाहिए और ऐसी प्रक्रिया चलेगी तो बात सही है, सही होगा। ध्यान दें 28 नंबर के लिए, अधिगम के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। क्या परीक्षाएं हित अधिगम का चरम लक्ष्य है। कह रहा है परीक्षाएं ही अधिगम का चरम लक्ष्य है। भाई परीक्षा ही हमारे लिए सब कुछ लक्ष्य है, नहीं, ऐसा कहाँ हो सकता है। करा करे परीक्षाएं ही क्या है, अधिगम के लिए चरम लक्ष्य, हमारे लिए वही सब कुछ है, परीक्षाएं ही सब कुछ है, गलत। करा निष्क्रिय प्रक्रिया है, अधिगम निष्क्रिय प्रक्रिया है, सक्रिय प्रक्रिया है। अधिगम जब तक सक्रिय नहीं रहेंगे तो फिर आप सीख नहीं सकते हैं। निष्क्रियता से आप सीख लेंगे कोई चीज़, कभी नहीं सीख सकते हैं। अगर आप लोग प्रैक्टिस ना करेंगे, आप चीज़ें अच्छे से, बातों को ध्यान से नहीं सुनेंगे, तो फिर क्या आप पेपर में अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि जब आप उस पर सक्रियता दिखाएंगे तो ही आप अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। कारण निष्क्रिय प्रक्रिया है, वैसे ही गलत हो गया और इसको आगे पढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं हमें। बात करें करा भावों का अधिगम प्रक्रिया पर कोई प्रभाव नहीं होता है। भाई अधिगम का भावों पर प्रभाव होता है, भावों का अधिगम पर बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है। यह बात गलत हो जाए, क्या हो गई, बात गलत। करा कोई प्रभाव नहीं होता, और यहाँ होता, प्रभाव होता है तो फिर सही भी होता। लेकिन अधिगम एक जटिल प्रक्रिया है। अधिगम एक जटिल प्रक्रिया आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं, जटिल प्रक्रिया है जिसमें अधिगमकर्ताओं की सक्रिय संलग्नता की जरूरत होती है। मतलब जो अधिगम करता है, जो लर्नर है, उसमें सक्रियता पर जोर दिया जाता है, और ऐसा करेगा तो बात सही हो जाएगी। इसीलिए आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वह होगा डी ऑप्शन राइट होगा। कौन सा होगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा जी। 29 नंबर के लिए ध्यान देंगे, कर अधिगम प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। कर अधिगम प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। कर अधिगम एक निरंतर प्रक्रिया है, तो आप जानते हैं अधिगम एक निरंतर प्रक्रिया तो है, कंटिन्यूटी है, प्रोसेस है, कंटिन्यूटी प्रोसेस है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, आप जानते हैं कंटिन्यूअस प्रोसेस तो है, निरंतर प्रक्रिया है। कर अधिगम प्रक्रिया में त्रुटियां और गलतियां अप्रासंगिक है। प्रासंगिक भाई, अप्रासंगिक नहीं, यही इसीलिए क्या होगा, कौन सा गलत है, यही आपका होने वाला है। कर अधिगम व्यक्तिगत और
पर्यावरणीय कारकों पर आधारित होता है, और ये आप बात सही है, व्यक्तिगत और पर्यावरण होता है, इसलिए आपका यह नहीं होगा। तो आपका राइट आंसर होगा बी, क्योंकि अधिगम चक्रीय रूप से होता है और अनुरेखीय रूप से नहीं। अनुरेखीय मतलब एक रेखा में नहीं होता है, चक्रीय पर जोर देता है। ध्यान दें, जो एक चक्रीयता पर लर्निंग चलता है, ना कि अनुरेखी पर चलता है। यह भी बात सही है, इसलिए आपका जो गलत पूछ रहा है वही सही होगा। और गलत यहाँ प्रासंगिक होता, यहाँ प्रासंगिक होता तो बात बन जाती है। क्या होता, प्रासंगिक होता तो बात बन जाती, लेकिन आपसे लिखा है अप्रासंगिक, तो इसीलिए गलत हो गया। और गलत ही क्या होगा, गलत ही क्या होगा दोस्त, वही सही ऑप्शन होगा। गलत ही क्या होगा, वही सही ऑप्शन होगा। इसीलिए आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो राइट आंसर क्या होगा, वो राइट आंसर क्या होगा, वो राइट आंसर आपका होगा क्या, वह होगा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूंगा मैं। अंतिम क्वेश्चन आप सबके सामने है। कथन की बात करा कर विद्यालयों को छात्रों में पाठ पुस्तकों को याद करके पुनः उगल देने की योग्यता के स्थान पर उनमें अपनी आवाज उठाने, जिज्ञासा शांत करने, क्रियाशील होने, प्रश्न पूछने के बाद विवाद करने, समूह में कार्य करने की योग्यता विकसित करनी चाहिए। करा भैया, क्या करा है, ध्यान दें, करा है कि जो छात्रों में पाठ पुस्तकों को याद करके पुनः उसे उगल देना। अब जानते हैं, रट्टा मार के सजी बोले, पूछो बेटा अच्छा तुम परिभाषा बताओ, एक कोई डिफिनीशन बताओ किसी चीज का, बच्चा उगल दिया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कहा, ध्यान देंगे, करा कि विद्यालयों को छात्रों में पाठ पुस्तकों को याद करके, मतलब रट्टा मार करके पुनः उन्हें उगल देने की योग्यता के स्थान पर, करा ऐसा इसके स्थान पर क्या होना चाहिए, आवाज उठाने, जिज्ञासा शांत करने वाली चीजें होनी। जो बच्चे में जो जिज्ञासाएं हैं उसको शांत करने वाली प्रक्रिया हो, क्रियाशील होने, प्रश्न पूछने के बाद वाद विवाद करने, समूह में कार्य करने की योग्यता विकसित करने वाली होनी चाहिए। बात तो एकदम सही है। कथन करा अधिगम का स्वरूप क्रियाशील और सामाजिक है। आप जानते हैं अधिगम क्या है, वह क्रियाशील भी है और सामाजिक प्रक्रिया भी होती है अधिगम। इसीलिए दोस्त आपका जो राइट आंसर होगा वह होगा ए ऑप्शन होगा। क्यों? क्योंकि ए भी सही है, आर भी सही है, ए और आर सही है, आर भी व्याख्या कर रहा है एक ही, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर व्याख्या नहीं करता एक ही, तो ये तो गलत है। और सी भी, तो हमको तो मिल गया ए ऑप्शन। फिर आगे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, आगे पढ़ने की कोई हमें ज़रूरत नहीं है, आगे पढ़ने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है दोस्त। तो दोस्तों आप सभी ने देखा इस सारे क्वेश्चन को समझा, पढ़ा, और आप सभी के सामने बात करें या 30 क्वेश्चंस थे, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लर्निंग चैप्टर से मैं रखा था। आप सभी के लिए पेपर के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप सभी सेशन को शेयर कर दिया करें शुरुआत में ही, और क्लास एंड होने के बाद एक बार जरूर अपने राय को, अपने पॉजिटिव कमेंट को एक बार कमेंट बॉक्स में जा करके एक बार कमेंट जरूर कर दिया करें। अगली क्लास में हम मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मित्र, नमस्कार।